अस्सलाम वालेकुम। चलें जी स्टार्ट करते हैं एएस लेवल पेपर 1 का नया टॉपिक एंड विच इज़ कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, आपके सिलेबस में ये टॉपिक प्रोसेसर फंडामेंटल्स के नाम से है और ये देखेंगे प्रोसेसर फंडामेंटल्स जो कि हमारा नया सिलेबस कोड है 9618 के अंदर प्रोसेसर फंडामेंटल्स मेरी किताब बुक 2 सही है। बुक 2 ये आपका सिलेबस आउटलाइन है। इस सिलेबस के अंदर आपको असेंबली लैंग्वेज के बारे में बताएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा असेंबली लैंग्वेज आपके पास क्यों पढ़ते हैं ज़रा उसके बारे में देखिएगा। जब भी कोई प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करेगा या कोड लिखेगा तो वो किस पे लिखेगा बेटा? प्रोसेसर के करीब होने की कोशिश करेगा। जब कोई बंदा या कोई प्रोग्रामर कोडिंग करता है और वो कोडिंग एक्शन परफॉर्म करना चाहती है, प्रोसेसर से डायरेक्टली कंट्रोल करना चाहता है, तो हमें किस पे काम करना होता है? असेंबली लैंग्वेज पे। क्यों? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली जो है वो एक्सेस होती है किससे बेटा? प्रोसेसर से। तो याद रखें जब भी प्रोसेसर से डायरेक्टली काम करना होगा, डायरेक्टली कंट्रोल करना होगा, डायरेक्टली एक्शन लेने होंगे, एक्शन टेकन बाय प्रोसेसर, सही है। तो जब भी काम करना होगा तो आप हाई लेवल लैंग्वेज पे नहीं करोगे, असेंबली लैंग्वेज पे करोगे। किस पे करोगे? असेंबली लैंग्वेज पे, ठीक है। अगर आपका सवाल होगा सर मशीन लैंग्वेज पे क्यों नहीं करते? बेटा मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है 0 और 1 की लैंग्वेज। 0 और 1 की लैंग्वेज का मतलब आप मशीन लैंग्वेज पे इतनी आसानी से काम नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा और टाइम कंज्यूम होने के साथ साथ 0 और 1 यानी कि मशीन लैंग्वेज पे गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या निकला? सॉल्यूशन निकला कि भाई आप कोडिंग करें किस पे बेटा? असेंबली लैंग्वेज पे। किस पे? असेंबली लैंग्वेज पे। असेंबली लैंग्वेज पे प्रोग्रामर प्रोग्राम कब लिखता है? जब उसको एक्शन परफॉर्म करवाने होते हैं प्रोसेसर से। किससे बेटा? प्रोसेसर से। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? उपकोड और ऑपरेंड। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर हमने आपको बताया है कि भाई मशीन कोड के अंदर एक बाइनरी कोड होगा। वो बाइनरी कोड डिफाइन करेगा नंबर ऑफ बिट्स को, जिसके अंदर ऊप कोड होगा और ऑपरेंड होगा। अच्छा, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के दरमियान कोडिंग कैसे होती है, ज़रा उनके दरमियान डिफरेंस देखिएगा। हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज पे डिफरेंस क्या होता है ज़रा देखिए। आपके पास अगर आपने लिखा इनपुट n, तो इनपुट जो है वो बेसिकली हम इसको क्या बोलते थे? कीवर्ड्स। और ये जो n है इसको क्या बोला हमने? वेरिएबल। इसी तरीके से बेटा अगर असेंबली लैंग्वेज की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा? असेंबली लैंग्वेज की। तो असेंबली लैंग्वेज में ये जो LDX लिखा होगा ये क्या कहलाएगा? ऊप कोड। और उसके बाद जो कुछ भी लिखा होगा ये क्या कहलाएगा? ऑपरेंड। क्या कहलाएगा? ऑपरेंड। याद रखें कि अगर LDX लिखा हुआ है तो LDX क्या कहलाता है? ऊप कोड। तो पहले जो चीज़ आती है वो क्या होता है? ऊप कोड। बाद में जो चीज़ आती है वो क्या होता है बेटा? ऑपरेंड। बाद वाली चीज़ ऑपरेंड, पहली वाली चीज़ ऊप कोड। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब ऊप कोड और ऑपरेंड के बारे में यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ऊप कोड को हम दूसरे अल्फाज में निमोनिक्स भी कहते हैं। ओ लेवल्स में आपने पढ़ा होगा। ऊप कोड को हम मोड ऑफ एड्रेसिंग भी कहते हैं। ऊप कोड एक पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि प्रोसेसर को बताता है कि भाई क्या करना है। ऊप कोड टेल्स प्रोसेसर व्हाट शुड बी डन। ऊप कोड टेल प्रोसेसर व्हाट शुड बी डन। अच्छा, ऑपरेंड जो है वो बेसिकली लोकेशन को बताता है, लोकेशन को, मेमोरी को और डेटा को। पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंटेन्स द डेटा टू बी एक्टेड। ठीक है। चलिए, ऊप कोड और ऑपरेंड की यहाँ पे डेफिनेशन भी आ गई, फॉर्मेट डेफिनेशन जो कि मैंने नोट्स में भी आपको दी है, वही लिखा हुआ है। शॉर्ट द ऑपरेशन कोड पार्ट ऑफ मशीन कोड इंस्ट्रक्शन दैट आइडेंटिफाइज द एक्शन पर CPU एक्शन द CPU विल परफॉर्म। CPU को क्या करना है इस बात को कौन बताता है? ऊप कोड। ऊप कोड पहले आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा? ऊप कोड। ऊप कोड कहाँ पर चलेगा, किस लोकेशन पे चलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेंड। तो ऑपरेंड की डेफिनेशन आपके सामने क्या लिखी हुई है? दैट आइडेंटिफाइज द डेटा टू बी यूज बाय द CPU। इसको यहीं पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये डेफिनेशन आपके नोट्स में भी लिखी हुई है। ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर क्या होता है ऊप कोड का, ये भी लिखा हुआ है नोट्स में।
कि अगर लिखा हुआ है LDD टोटल, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ऊप कोड, और टोटल क्या कहलाएगा, ऑपरेंड कहलाएगा। ठीक है, और ये भी अगर लिखा हुआ है तो शुरू की 2 बिट किसको बताती हैं, ऊप कोड को, आखिर के 2 बिट किसको बताती हैं, ऑपरेंड। ठीक है, चलिए ये कुछ की टर्म सीखी में पेज नंबर 42 पे। इसके अंदर से मशीन कोड की, इंस्ट्रक्शन की, असेंबली लैंग्वेज की, ऊप कोड की और ऑपरेंड की डेफिनेशन देख लें। एक बात याद रखिएगा, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन में ट्रांसलेट करता था। याद है आपको, असेंबलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि ट्रांसलेट करेगा प्रोग्रामिंग यानी कि असेंबली लैंग्वेज को किसमें, मशीन लैंग्वेज में। मैं क्लियर? चलो ये सब बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ये देखिए, याद रखें टोटल आपके पास 7 या 8 रजिस्टर होते हैं, किसमें आपने फेच एग्जीक्यूट साइकिल में पढ़ा था। लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपके पास 2 रजिस्टर यूज होते हैं। पहले रजिस्टर का नाम है एक्यूमुलेटर विच इज कॉल्ड ACC, दूसरे रजिस्टर का नाम होता है इंडेक्स रजिस्टर विच इज कॉल्ड IX। There are 2 registers which we use in assembly language or this chapter। पहले रजिस्टर का नाम एक्यूमुलेटर, दूसरे का नाम इंडेक्स रजिस्टर। याद रखिएगा इस बात को, ACC एक्यूमुलेटर और इंडेक्स रजिस्टर यूज होंगे, इसके अलावा कोई और रजिस्टर यूज नहीं होगा। याद रखें क्या फीचर्स असेंबली लैंग्वेज में यूज होते हैं, व्हाट आर द फीचर्स विच वी यूज इन असेंबली लैंग्वेज। तो फीचर कौन कौन से हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले फीचर का नाम कमेंट करना, दूसरे का नाम सिंबॉलिक मीन्स कांस्टेंट देना, तीसरे का नाम लेबल करना, चौथे का नाम मैक्रो, और सब रूटीन, डायरेक्टिव और सिस्टम कॉल। एग्जाम में ये सवाल आ चुके हैं, राइट डाउन द फीचर्स विच वी यूज इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो हम क्या बोलेंगे, हमने कहा कमेंट करना, सिंबल देना, लेबल्स करना, मैक्रो, सब रूटीन, डायरेक्टिव और सिस्टम कॉल्स। ये सब क्या होते हैं हम डिटेल में आपको अभी समझाते हैं, लेकिन ये सब होते क्या हैं, फीचर्स के नाम हैं। ये नाम ज़रा आप याद कर लें, इनकी एक्सप्लेनेशन आपको अभी मैं बताता हूँ। चलो एक बात याद रखिएगा, आपने ओ लेवल्स में ही पढ़ा था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। 3 तरीके के लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे, 3 तरीके के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाले प्रोग्राम थे विच इज कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। पहले का नाम क्या था, कंपाइलर, दूसरे का नाम इंटरप्रेटर, तीसरे का नाम असेंबलर। ठीक है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में ट्रांसलेट कर रहा था एज अ होल प्रोग्राम, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में ट्रांसलेट कर रहा था बट लाइन बाय लाइन, और तीसरा असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला कौन था, असेंबलर था। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबलर करता है किसको, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, assembler is a language translator which convert assembly language into machine language। am I clear बेटा? चलिए अच्छा, अब ये नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। 2 टाइप हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के, 1 पास असेंबलर और 2 पास असेंबलर। 1 पास असेंबलर और 2 पास असेंबलर। अब 1 पास असेंबलर और 2 पास असेंबलर क्या होते हैं, ये मैं आपको अगले टॉपिक में कवर करेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस असेंबली लैंग्वेज पे है। चलें, व्हाट इज मेंट बाय मैक्रो। अब मैं पढ़ाने आपको जा रहा हूँ मैक्रो क्या होता है और डायरेक्टिव क्या होता है। मैक्रो और डायरेक्टिव क्या होते हैं, व्हाट इज मेंट बाय मैक्रो, व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्टिव। ठीक है, अब आपसे मैं कुछ सवाल करूंगा, आपको मुझे जवाब देना होगा। वो सवाल क्या है जरा बताइएगा। सवाल आपके पास मेरा है, बताएं असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कौन ट्रांसलेट करता है। आपका जवाब होगा सर असेंबलर। क्या होगा, असेंबलर। असेंबलर इज अ प्रोग्राम विच कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर को बताने वाला कि तुम्हें क्या करना है क्या कहलाएगा, डायरेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायरेक्टिव कहलाएगा। तो डायरेक्टिव की एक ब्लॉक डायग्राम है, ये आप नोट्स में बना लें। कहाँ पर बनाएंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने मेरे नोट्स बुक को ओपन करे, मेरे जो नोट्स हैं जो मैंने बुक को बनाई है उसका पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 पे मैक्रो की डेफिनेशन भी लिखी हुई है और डायरेक्टिव की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अभी मैं आपको डायरेक्टिव करा रहा हूँ। डायरेक्टिव पे पेज नंबर 44 पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर पेज नंबर 44 पे ये डायग्राम बनाए। डायरेक्टिव जो है वो बताता है, डायरेक्टिव जो है वो बताता है, किसको बताता है बेटा, असेंबलर को। किसको बताता है, असेंबलर को बताता है आपको क्या करना है। किसको बताता है, असेंबलर को। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर असेंबलर को बताऊं व्हाट टू डू, तो मैं क्या कहलाऊंगा, डायरेक्टिव कहलाऊंगा।
क्या कहलाऊंगा? डायरेक्टिव। तो डायरेक्टिव के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन किसको बताती है बेटा? असेंबलर को, कि आपको क्या करना है। डायरेक्टिव टेल्स असेंबलर व्हाट टू डू। तो डायरेक्टिव के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, डायरेक्टिव के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके लिए होती है बेटा? असेंबलर के लिए। और असेंबलर इज अ प्रोग्राम व्हिच कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है भाई, डायरेक्टिव समझ आ गया, ये डायग्राम आपने बना ली। अब मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताएं, जब मैंने आपको पेपर 2 पढ़ाया था तो एक टर्मिनोलॉजी आई थी पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्राम, स्मॉल पार्ट ऑफ कोड। स्मॉल पार्ट ऑफ कोड का मतलब क्या था? छोटा सा पार्ट ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है? आपने कहा था सर ये कहलाता है सब रूटीन। क्या कहलाता है बेटा? सब रूटीन। सब रूटीन के भी 2 नाम आपने कहे थे, एक कहा था मॉड्यूल, याद है आपको? फिर आपने कहा था अगर वो वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो कहलाएगा फंक्शन, और अगर वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा? प्रोसीजर। याद है आपको? इसी तरीके से अगर यही चीज अगर असेंबली लैंग्वेज में बात करूं, यही स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्राम को अगर मैं असेंबली लैंग्वेज में बात करूं तो वो असेंबली लैंग्वेज में क्या कहलाएगा? असेंबली लैंग्वेज में स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड कहलाता है मैक्रो। क्या कहलाता है बेटा? मैक्रो कहलाता है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड क्या कहलाता है? मैक्रो कहलाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड क्या कहला रहा था? सब रूटीन, प्रोसीजर, फंक्शन या मॉड्यूल। लेकिन अगर मैं असेंबली लैंग्वेज की बात करूं तो आप बोलेंगे सर असेंबली लैंग्वेज में स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड क्या कहलाता है? मैक्रो कहलाता है। तो मैक्रो की डेफिनेशन क्या होगी? आइए मैं आपको दिखाता हूं। मैक्रो इज अ ग्रुप और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड सब रूटीन। अच्छा, मैक्रो इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम विच इज कॉल्ड सब रूटीन। अच्छा, मैक्रो जो है वो बार बार एग्जीक्यूट हो सकता है, नीड टू बी एग्जीक्यूटेड सेवरल टाइम्स विद इन सेम प्रोग्राम, विद इन सेम प्रोग्राम। जिस तरीके से फंक्शन प्रोसीजर था हाई लेवल लैंग्वेज में, इसी तरीके से असेंबली के अंदर वो चीज़ क्या कहलाती है? मैक्रो। क्या कहलाती है बेटा? मैक्रो। पूरी फॉर्मल डेफिनेशन पेज नंबर 44 पे दी हुई है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये डेफिनेशन देखिएगा मैक्रो की। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन अ नेम और सब रूटीन। अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड, बार बार चल सकती है विद इन द सेम प्रोग्राम। द स्टेटमेंट आर रिटन वंस। मैक्रो की जो स्टेटमेंट है वो एक ही मरतबा लिखी जाएगी और उसको हम जहाँ मर्जी चाहे यूज़ करें। जैसे फंक्शन और प्रोसीजर को हम कॉल करते थे, जिस तरीके से तुम्हारा फंक्शन और प्रोसीजर था असेंबली लैंग्वेज में, वो क्या कहलाता है? मैक्रो। मैक्रो कोड इज इंसर्टेड इनटू द सोर्स फाइल एट ईच प्लेस इट इज कॉल्ड। आपको याद होगा डायरेक्टिव की डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी? डायरेक्टिव जो होता है वो असेंबलर की इंफॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा, एन इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स द असेंबलर टू डू समथिंग। असेंबलर को बताना मेरे भाई आपको क्या करना है। असेंबलर को बताने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर आएगी? डायरेक्टिव के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी? डायरेक्टिव के अंदर। डायरेक्टिव इज नॉट अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। डायरेक्टिव इज नॉट अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इट इज द इंफॉर्मेशन। किसके लिए? आपके लिए नहीं बेटा, ये असेंबलर के लिए। किसके लिए? असेंबलर के लिए। एग्जाम में एक सवाल आया, राइट डाउन द यूज ऑफ डायरेक्टिव। यूज ऑफ डायरेक्टिव में सेकेंड पॉइंट तो वही है, बताता है। किसको बताता है? असेंबलर को बताता है टू सेट असाइड। सेकेंड, पहला पॉइंट क्या है? स्टेट द स्टार्ट एड्रेस फॉर द प्रोग्राम। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम। भाई असेंबलर को बताना कि 1 by 1 कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये सब किसका काम है बेटा? डायरेक्टिव का। अच्छा, स्पेस बताना कौन से वेरिएबल का कहाँ पर आएगा, कौन सी फाइल कहाँ पर मौजूद है, इन एक्सटर्नल फाइल में कौन सी चीज़ें कहाँ मौजूद हैं, ये सब किसका काम है बेटा? डायरेक्टिव का। किसका काम है? डायरेक्टिव का। और पर्टिकुलरली यूज ऑफ डायरेक्टिव। यूज ऑफ डायरेक्टिव। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि मैक्रो और डायरेक्टिव आपको समझ आ गए होंगे और फॉर्मल डेफिनेशन पेज नंबर 44 पे आपके सामने मौजूद है। चलें, राइट डाउन द एप्रोप्रिएट टर्म्स। पेज नंबर 44 के नीचे ये चीज़ दी हुई है और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मुझे बताएं, 3 वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्रो और डायरेक्टिव। तीसरा वर्ड अभी आप छोड़ दें, आपने पढ़े नहीं है। तो मुझे बताएं, डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन एन आइडेंटिफायर। दीज इंस्ट्रक्शन में बी एग्जीक्यूटेड सेवरल टाइम
बार बार किसको यूज कर सकते हैं, मैक्रो को या डायरेक्टिव को, मैक्रो को। किसको बेटा, मैक्रो को। अगर असेंबलर की कहीं बात होगी, असेंबलर को बताना है कि तुम्हें क्या करना है, वो क्या कहलाएगा बताओ, डायरेक्टिव कहलाएगा। डैश इज एन इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द असेंबलर व्हाट टू डू समथिंग इज कॉल्ड डायरेक्टिव, इज कॉल्ड डायरेक्टिव। क्लियर है? ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो ये वाली जो ब्लैंक्स है इसको अभी आप छोड़ दो, आगे चलते हैं। चलें पेज नंबर 45 पे नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मोड्स ऑफ एड्रेसिंग, यानी कि एड्रेसिंग कैसे करनी है। एड्रेसिंग का मतलब होता है वैल्यू कैसे फाइंड करना है, वैल्यू कैसे फाइंड करना है, किस तरीके से एड्रेसिंग के मोड होंगे। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मेंट बाय एड्रेसिंग मोड या मोड ऑफ एड्रेसिंग, एक ही बात है, हाउ द ऑपरेंड, ऑपरेंड का मतलब याद था आपको, ऊप कोड और ऑपरेंड, हाउ द ऑपरेंड मस्ट बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू। मोड ऑफ एड्रेसिंग की डेफिनेशन क्या हो गई, ऑपरेंड कैसे यूज होगा, ऑपरेंड कैसे यूज होगा वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है भाई, चलिए। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ एड्रेसिंग, देयर आर 7 मोड ऑफ एड्रेसिंग, 7 टाइप हैं एड्रेसिंग करने के लिए। 7 तरीके से एड्रेसिंग हो सकती है, 7 तरीके से एड्रेसिंग हो सकती है। नंबर वन डायरेक्ट, नंबर 1 इज कॉल्ड डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको पर्टिकुलरली समझाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर हर चीज को उसके एब्रिविएशन से याद रखना है। डायरेक्ट को मैंने कहा LDD, डायरेक्ट को क्या बोला LDD, इनडायरेक्ट को क्या बोला LDI, इनडायरेक्ट को क्या बोला LDI। थर्ड आ गए एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्रॉस, एब्सोल्यूट में कुछ भी नहीं, एब्सोल्यूट की एब्रिविएशन कुछ नहीं होती। नेक्स्ट आ जाओ इंडेक्स एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग को बोलते हैं LDX, क्या बोलते हैं LDX। नेक्स्ट आ जाओ इमीडिएट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, 2 एब्रिविएशन है LDM और LDR। अब आप बोलेंगे सर 2 एब्रिविएशन कैसे, बेटा उसकी बात आपको समझाएंगे कि LDM में क्या फ़र्क होता है, LDR में क्या फ़र्क होता है। अभी सिर्फ बस इतना दिमाग में रखें, इमीडिएट एड्रेसिंग में हम LDM भी बोल सकते हैं, हम LDR भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ रिलेटिव एड्रेसिंग, रिलेटिव एड्रेसिंग LDV कहलाती है, रिलेटिव एड्रेसिंग LDV कहलाएगी, रिलेटिव एड्रेसिंग LDV कहलाएगी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिंबॉलिक एड्रेसिंग, सिंबॉलिक एड्रेसिंग की कोई एब्रिविएशन नहीं होती। तो वो कौन से 2 नाम है जिनके कोई एब्रिविएशन नहीं है, आप कहेंगे सर सिंबॉलिक एड्रेसिंग का कोई एब्रिविएशन नहीं है, एब्सोल्यूट का कोई एब्रिविएशन नहीं है, बाकी सबके एब्रिविएशन के नाम हैं। ठीक है, चलें। डायरेक्ट को हमने क्या बोला LDD, इनडायरेक्ट को क्या बोला LDI, एब्सोल्यूट को कुछ नहीं कहा, इंडेक्स को कहा LDX, इमीडिएट को 2 नाम दिए LDM, LDR, रिलेटिव को 2 नाम दिए LDV, सिंबॉलिक का कोई नाम नहीं है, सिंबॉलिक का कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग बेटा 7, इन 7 के 7 नामों को जरा याद करें। और जो मैंने ये लेक्चर लिखा है पेज नंबर 45 पे ऊपर टॉप पे राइट साइड पे ये लिख लें ताकि आपको याद रहे। चलिए अब मैं 1 बाय 1 इसकी डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा, कैसे डायरेक्ट एड्रेसिंग काम करती है, कैसे इनडायरेक्ट काम करती है और कैसे बाकी भी आपके पास काम करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई 2 रजिस्टर यूज होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, एक कहलाता है इंडेक्स रजिस्टर विच इज कॉल्ड IX, और एक कहलाता है एक्यूमुलेटर विच इज कॉल्ड ACC। अच्छा याद रखें, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो डेटा हमारे पास मेमोरी लोकेशन पे सेव होता है, डेटा हमारे पास मेमोरी लोकेशन पे सेव होता है। अब देखें 10 लोकेशन पे जो डेटा है उसको मैंने क्या बोला कंटेंट। ठीक है, तो 10 पे क्या कंटेंट सेव है 101, 20 पे कौन सा सेव है 1011, 30 पे कौन सा सेव है 1001, 40 पे कौन सा सेव है 10010, 50 पे 0011 एंड 60 पे 0001। तो याद रखिएगा लोकेशन पे कंटेंट सेव होता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ 30 पे कौन सा कंटेंट सेव है, तो 30 लोकेशन पे जो कंटेंट सेव है वो ये है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 50 पे कौन सा कंटेंट सेव है, तो आप कहेंगे 50 पे 0011 सेव है, 50 पे 0011 सेव है। तो देयर इज ऑलवेज अ मेमोरी लोकेशन एंड द कंटेंट सेव ऑन दैट लोकेशन। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात। चल
अब मैं आपसे कहता हूं LDD डायरेक्ट एड्रेसिंग। मैंने आपको बताया था टोटल 7 तरीके की एड्रेसिंग आपके पास होती है, टोटल 7 तरीके की आपके पास एड्रेसिंग होती है। पहली एड्रेसिंग है LDD यानी कि डायरेक्ट एड्रेसिंग। आ जाए, डायरेक्ट एड्रेसिंग स्टैंड फॉर LDD, डायरेक्ट एड्रेसिंग स्टैंड फॉर LDD। LDD का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा LDD यानी कि आप समझ गए डायरेक्ट एड्रेसिंग है। आगे लिखा हुआ है क्या 20, ये क्या कहलाता है उप कोड और ये क्या कहलाता है ऑपरेंड, है ना भाई। 20 क्या कहलाएगा ऑपरेंड और LDD क्या कहलाएगी मोड ऑफ एड्रेसिंग यानी कि उप कोड। अच्छा, हमने कहा 20 पे जाओ, 20 पे जाइए और डेटा उठा के एक्यूमुलेटर में सेव कर दीजिए। हम जब यहाँ पर हमें ये गिवन होगा, मेमोरी लोकेशन गिवन होगा, इस लोकेशन पे जब मैं गया तो 10 पे नहीं 20 पे गया और डेटा उठा के लाया। जब डेटा उठा के लाया तो डेटा क्या आया 1011। तो ये मेरे एक्यूमुलेटर में सेव हो गया। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग पे हम एक एड्रेस पे जाते हैं और डेटा उठा के ले आते हैं और आसान कर देते हैं। आइए बेटा और आसान कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये मेरे पास डेटा सेव है, ये 10, 20, 30, 40 A, B, C और D, ठीक है ना। डायरेक्ट एड्रेसिंग का एब्रिविएशन है LDD के आगे मैंने लिखा 40। तो मुझे बताइए 40 पे जाइए, आप 40 पे गए, डेटा उठा के जो लेके आए वो क्या लेके आए D, और कौन से रजिस्टर में सेव होता है एक्यूमुलेटर में। किस में सेव हुआ एक्यूमुलेटर में। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब आ जाए भाई इनडायरेक्ट एड्रेसिंग पे। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या करता है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, अच्छा इनडायरेक्ट वर्ड का मतलब ही आप समझ गए होंगे। आप A पे भेजेंगे, A जो है वो आपको B पे भेजेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का एब्रिविएशन क्या है LDI। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग पे होता क्या जरा समझिएगा। A ने भेजा B पे, B ने भेजा C पे, ठीक है। इनडायरेक्ट हो गया ना। A ने भेजा B पे, B ने भेजा C पे। हम C से डेटा उठा के लेके आ गए, C से डेटा हमने पिक करा और वो डेटा एक्यूमुलेटर में सेव कर दिया। किससे बेटा C से। तो वो क्या होगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको लोकेशन दे दी, वो लोकेशन देख लें। मैंने कहा 10, 20 और 30 और 40 और 50, ठीक हो गया। 10, 20, 30, 40 और 50। मैंने यहाँ पर 10 पे वैल्यू सेव करा दी 70, 90, 50, ठीक है। A और यहाँ पे लेट सपोज सेव हो गया आपका 40, ठीक है। अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में मैंने लिखा LDI। क्या लिखा बेटा LDI के आगे मैंने लिख दिया 30। क्या लिख दिया बेटा 30। ऑब्वियसली बात है 30 पे जाओ। जब तुम 30 पे गए, ये तुम गए 30 पे गए, क्या कह रहा है वो एक और एड्रेस। A ने बोला B पे, B ने कहा C पे। 30 पे जैसे मैं गया 50 पे, तो 50 कहाँ लिखा हुआ है ये लिखा हुआ 50। मैं ऊपर गया 50 पे, जब मैं 50 पे गया डेटा क्या पिक करा मैंने A। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया A आ गया। क्या आ गया बेटा A आ गया, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप 30 पे गए, आप कहाँ पर गए बेटा 30। आप जैसे 30 पे गए तो दूसरा एड्रेस उसने आपको दे दिया। 30 पे गए, उसने कहा 50 पे चले जाओ। आप 50 एड्रेस पे गए ना, जब तुम 50 पे गए तो डेटा क्या मिला तुम्हें A मिल गया। तो एक्यूमुलेटर में डेटा क्या आएगा A आएगा। क्यों आएगा क्योंकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में आप पहले एक एड्रेस पे जाते हो, वो दूसरे एड्रेस पे भेजता है। हम 30 पे गए, 30 ने हमें 50 पे भेजा, हम 50 पे जाके A उठा के ले आए। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। देखिएगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में बड़ा आसान है। ये देखें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में हुआ क्या, बहुत आसान है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में वही हुआ जो मैंने आपको बताया। हमें उसने एक एड्रेस पे भेजा, उस एड्रेस ने हमें दूसरे एड्रेस पे भेजा। हम दूसरे एड्रेस से जो डेटा उठा के लाए वो किस में सेव करा हमने एक्यूमुलेटर में। किस में सेव करा एक्यूमुलेटर में। यहाँ पर हमने लिखा LDI 20। तो आप 20 पे गए, इधर देखिए LDI 20। हम इस 20 पे गए, कहाँ गए बेटा 20 पे। 20 पे गए तो डेटा क्या मिला 50। क्या मिल गया 50। अब हम कहाँ गए एक और एड्रेस यानी कि 50 पे। जब मैं 50 में गया डेटा क्या मिला 0011। ये 0011 मैंने किस में सेव करा दिया एक्यूमुलेटर में। किसमें एक्यूमुलेटर में। एक एड्रेस पे गया, उसने कहा दूसरे एड्रेस पे चले गया। डन। चलें जी, थर्ड हमारे पास जो एड्रेसिंग होती है वो होती है इंडेक्स एड्रेसिंग। कौन सी एड्रेसिंग इंडेक्स एड्रेसिंग। इंडेक्स एड्रेसिंग इज ऑल्सो डिफाइंड बाय LDX।
इंडेक्स रजिस्टर इसके अंदर इंडेक्स एड्रेसिंग के अंदर एक चीज़ हमेशा गिवन होगी। क्या कहा मैंने? इन इंडेक्स एड्रेसिंग हमेशा क्या गिवन होगा? क्या? इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर को मैं डिफाइन करूंगा IX से। किससे डिफाइन करूंगा? IX से। तो ये बात आप 1000 मरतबा मुझसे पूछते हैं, सर इंडेक्स रजिस्टर गिवन होगा? बिल्कुल गिवन होगा। इंडेक्स एड्रेसिंग में इंडेक्स रजिस्टर गिवन होगा। इंडेक्स एड्रेसिंग में इंडेक्स रजिस्टर गिवन होगा और उसका नाम क्या होगा? IX। क्या नाम होगा? IX। अच्छा, अब IX आपके पास गिवन होगा तो हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? याद रखें इंडेक्स एड्रेसिंग में आप ऐड करते हो। क्या करते हो? आप ऐड करते हो। क्या करते हो? देख रहे हो मैं फॉर्मूले में क्या लिख रहा हूं? क्या करते हो बेटा? ऐड करते हो। क्या करते हो आप? प्लस करते हो। क्या करते हो आप? प्लस। अच्छा, प्लस किसको करोगे? प्लस करके जो फॉर्मूला निकलेगा वो किसके लिए निकलेगा? एड्रेस के लिए। किसके लिए निकलेगा? एड्रेस के लिए। आपने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा? एड्रेस। क्या फाइंड करना है? एड्रेस। फाइंड करा एड्रेस इक्वल्स टू ऑपरेंड, जो भी आपके पास ऑपरेंड गिवन होगा, प्लस इंडेक्स रजिस्टर जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी। देख रहे हो इंडेक्स रजिस्टर में जो वैल्यू गिवन होगी उसकी डेनरी वैल्यू। उसकी कौन सी वैल्यू बेटा? डेनरी वैल्यू। जब तुम इसको ऐड कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल आएगा? एक एड्रेस निकल आएगा। क्या निकल आएगा तुम्हारे पास? एड्रेस निकल आएगा। अब देखो इधर, इधर देखिएगा, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये चीज देखेंगे आप। चलें, अब इधर देखें, हमने कहा भाई एक एड्रेस फाइंड करो, ऑपरेंड प्लस इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर की कौन सी वैल्यू बेटा? डेनरी वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू? डेनरी वैल्यू। अच्छा, जो भी तुम्हारा एड्रेस निकल आएगा, जब तुमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जो एड्रेस निकल आएगा आप उस एड्रेस पे जाओगे और डेटा उठा के किसमें सेव कर दोगे? एक्यूमुलेटर में। किसमें सेव कर दोगे? एक्यूमुलेटर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, लिखा LDX। क्या लिखा मैंने? LDX 101। क्या लिखा? 101। आपके पास सवाल में IX लिख रहा हूं, यानी कि इंडेक्स रजिस्टर में क्या है बेटा? 1 है। क्या है? 1 है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा ऑपरेंड प्लस IX। तो ऑपरेंड में क्या है? 101। इंडेक्स रजिस्टर में क्या है बेटा? 1। तो 101 प्लस 1 कितना हो गया? 102। 101 प्लस 1 कितना हो गया? 102। 102 पे जाओ, चले गए 102 पे। जब तुम 102 पे गए और डेटा उठा के लाए, डेटा क्या आया? 0101। तो डेटा आप एक्यूमुलेटर में क्या लेके आए? 0101। क्लियर है? तो इंडेक्स रजिस्टर की जो भी वैल्यू होगी वो ऐड होगी। क्या होगी? वो हमेशा ऐड होगी। वो क्या होगी? हमेशा ऐड होगी। इसको आराम से देखें तो आपको समझ आएगा। उसने आपको दिया LDX 101। इंडेक्स रजिस्टर में क्या गिवन है बताओ? 1। जब आपने दोनों को प्लस किया, आंसर क्या है? 102। आप 102 पे जाएं, ये 100 नो, 101 नो, 102। आप 102 पे गए और डेटा उठा के जो लाए वो क्या लाए? 0101। ये चीज सेव कराएंगे किसमें? एक्यूमुलेटर में। किसमें बेटा? एक्यूमुलेटर में। तो इंडेक्स एड्रेसिंग में इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है? ऐड होती है। नेक्स्ट आ जाए इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। इधर देखिए, अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग होगी, इधर देखना, डायरेक्ट एड्रेसिंग में जो भी वैल्यू सेव होती है लोकेशन पे, अगर 10 पे कोई वैल्यू सेव है तो आप उठा के ले आते हो। इमीडिएट एड्रेसिंग में अगर 10 पे कोई वैल्यू सेव है, आपने ये उठाया और यहाँ पे लिखा क्या? 1011, है ना? लोकेशन पे गए और डेटा उठा के लिया, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग। लेकिन अगर इमीडिएट की बात करेंगे, इमीडिएट का मतलब ये है लोकेशन पे जाना ही नहीं है। लोकेशन पे जाना नहीं है। इमीडिएट एड्रेसिंग में अगर आपको उसने कहा क्या? LDR, ठीक है। अगर LDR के बाद 20 लिखा तो 20 इज नॉट अ लोकेशन। 20 लोकेशन नहीं है, 20 तुम्हारा आंसर है। आपने ये उठाया एक्यूमुलेटर में या इंडेक्स रजिस्टर, जो भी तुम्हारा रजिस्टर होगा उसमें उठा के क्या लिखा? 20। तो 20 तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। इमीडिएट में किसी एड्रेस पे नहीं जाते, डायरेक्ट में आप कहाँ जाते हो? उस एड्रेस पे जाते हो और डेटा उठा के लाए थे ना। आप 10 पे गए थे और डेटा उठा के लाए थे। इमीडिएट में नॉट गो टू लोकेशन, आप किसी लोकेशन या एड्रेस पे नहीं जाते। इमीडिएट के अंदर आप किसी लोकेशन या एड्रेस पे नहीं जाते। जो आपके पास ऑपरेंड लिखा होता है वही तुम्हारा आंसर होता है। जो ऑपरेंड लिखा होता है वही तुम्हारा आंसर होता है।
अब इमीडिएट के अंदर दो बातें हैं। इमीडिएट के अंदर दो बातें होती हैं, वो दो बातें देखिएगा। इमीडिएट के अंदर दोबारा कह रहा हूँ, नॉट गो टू एड्रेस, आप उस एड्रेस पे नहीं जाते, ठीक है ना। जो तुम्हारा लिखा होगा ऑपरेंड वही तुम्हारा आंसर होता है, लेकिन देयर आर टू रजिस्टर्स विच वी यूज इन इमीडिएट एड्रेसिंग। एक कहलाता है इंडेक्स रजिस्टर, अगर तुम्हारा आंसर इंडेक्स रजिस्टर में आएगा तो अलग एब्रीविएशन है, अगर तुम्हारा आंसर एक्यूमुलेटर में आएगा तो अलग एब्रीविएशन है। अगर इंडेक्स रजिस्टर में लिखोगे तो क्या कहलाएगा, LDR। क्या कहलाएगा बेटा, LDR। LDR का मतलब ऑपरेशंस आर लोडेड इनटू इंडेक्स रजिस्टर, ऑपरेशंस आर लोडेड इनटू इंडेक्स रजिस्टर। अगर एक्यूमुलेटर में करना है तो टर्मिनोलॉजी क्या कहलाएगी, LDM। क्या कहलाएगा, LDM। ये दोनों हैं क्या, इमीडिएट एड्रेसिंग है, ये दोनों हैं क्या, इमीडिएट एड्रेसिंग है, ठीक है भाई। इमीडिएट एड्रेसिंग का मतलब अगर लिखा हुआ है ना LDM 20, तो 20 एड्रेस नहीं है, 20 इज योर आंसर, यानी कि 20 जो है वो आंसर है, लेकिन इस M का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर में डेटा सेव होगा, ठीक है। और अगर इमीडिएट के लिए किसी ने बोला LDR, तो आपका जो वैल्यू है वो किस में सेव होगी बेटा, इंडेक्स रजिस्टर में, ठीक है। चलिए इंडेक्स एड्रेसिंग की यहाँ पे फॉर्मल दिखा देता हूँ। ऑपरेंड इज नॉट द एड्रेस, ऑपरेंड इज द एक्चुअल वैल्यू। मैं भी यही कहता हूँ, ऑपरेंड क्या है बेटा, डायरेक्टली आंसर है, ठीक है। LDR अगर लिखा होगा तो ऑपरेंड जो है वो लोड होगा किसके अंदर, इंडेक्स रजिस्टर में। अगर LDM लिखा होगा तो ऑपरेंड लोड होगा किसके अंदर, एक्यूमुलेटर में। याद कर लो, LDR इंडेक्स रजिस्टर, LDM एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट आपको एड्रेसिंग जो पढ़ाने जा रहे हैं उनका नाम है सिंबॉलिक और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। सिंबॉलिक और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग याद रखिएगा। अगर आप किसी को नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिक में, नंबर्स में, तो वो क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट। वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट कहलाएगा। अगर किसी चीज़ को नंबर्स में रिप्रेजेंट करोगे तो वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट। और अगर किसी चीज़ को सिंबल्स में रिप्रेजेंट करोगे तो वो क्या कहलाएगा, सिंबॉलिक एड्रेसिंग। वो कौन सी एड्रेसिंग कहलाएगी बेटा, सिंबॉलिक एड्रेसिंग। दोनों की कोई एब्रीविएशन नहीं है, दोनों का कोई एब्रीविएशन नहीं है। बस इतना याद रखें, एब्सोल्यूट का मतलब होता है नंबर्स में रिप्रेजेंट करना, सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना किसका काम है, सिंबॉलिक एड्रेसिंग। किसका काम है, सिंबॉलिक एड्रेसिंग। अच्छा, आसान करके आपको दिखाते हैं। ऑपरेंड इज द न्यूमेरिक एड्रेस। न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स में कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा, एब्सोल्यूट। न्यूमेरिक एड्रेस इज गिवन, नंबर्स में गिवन होगा, सारी बातें नंबर्स में होंगी यहाँ पर। रेफरिंग डायरेक्टली टू द मेमोरी लोकेशन। एग्जाम्पल ADD 90। एग्जाम्पल ADD 90 का मतलब क्या है, ये जो 90 लिखा है ये क्या है बेटा, नंबर्स में बात हो रही है, न्यूमेरिक एड्रेस में। किस में बात हो रही है, न्यूमेरिक एड्रेस में। चलिए अब आ जाते हैं सिंबॉलिक एड्रेसिंग। सिंबॉलिक एड्रेसिंग में आपके पास, सिंबॉलिक एड्रेसिंग में आपके पास सिंबल्स में बात होगी। किस में बात होगी बेटा, सिंबल्स में, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं देंगे, आपको सिंबल्स देंगे। क्या देंगे आपको, सिंबल्स। अच्छा इधर देखिएगा, सिंबॉलिक एड्रेसिंग में हम आपको सिंबल्स में बात करते हैं। ऑपरेंड इज अ सिंबल्स, ऑपरेंड इज अ सिंबल जो कि रेफर करेगा किसको, मेमोरी लोकेशन को। किसको रेफर करेगा, मेमोरी लोकेशन को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ है कंपेयर फाउंड, देखो फाउंड कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं है ना, ऐड नम1 वेरिएबल है, तो ये बेसिकली क्या है, सिंबल्स हैं। और ये सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मेमोरी लोकेशन को। और जब भी सिंबल्स की बात हो, जब भी सिंबल्स यूज करके हम किसी मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हो, तो वो जो एड्रेसिंग होती है वो सिंबॉलिक कहलाती है, एब्सोल्यूट नहीं कहलाती, ठीक है। अगर कोई आपसे बोले कि भाई मुझे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल ADD 90, ये 90 नंबर्स हैं। जब भी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन होगी, जब भी नंबर्स की बात होगी, तो जो एड्रेसिंग होगी वो कहलाएगी एब्सोल्यूट। क्या कहलाएगी बेटा, एब्सोल्यूट। चलें, लास्ट आपके पास एक एड्रेसिंग होती है विच इज कॉल्ड रिलेटिव एड्रेसिंग। विच इज कॉल्ड रिलेटिव एड्रेसिंग का एक और नाम होता है LDV। क्या नाम होता है, LD और V। LDV को हम कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग, जो कि हमेशा स्टार्ट होती है कहाँ से बेटा, जीरो से। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो।
मोस्टली इट इज यूज इन टू पास असेंबलर, जो कि टू पास असेंबलर में यूज होगी। एक सवाल भी आया है पास पेपर में रिलेटिव एड्रेसिंग का, रिलेटिव एड्रेसिंग की अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन और ओवरव्यू दे रहा हूँ, सवाल वाल सब बाद में करेंगे। रिलेटिव एड्रेसिंग एक ऐसा इफेक्टिव एड्रेस है जो कि फाइंड करेंगे बाय यूजिंग ऑफसेट और बेस। ऑफसेट बेस क्या होता है सवाल में समझ आएगा, प्लस जो भी तुम्हारा करंट एड्रेस है। तो ये फॉर्मूला लिख लें अपने पास। रिलेटिव एड्रेसिंग की डेफिनेशन लिखी है पेज नंबर 46 के नीचे, ये डेफिनेशन लिखें। इट इज अ वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग, इसके जरिए हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, और इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू ऑफसेट बेस प्लस करंट एड्रेस। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल में अभी समझ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको रिलेटिव एड्रेसिंग के बारे में इतना नहीं पता। जब सवाल कराऊंगा तब ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा। सिर्फ अभी याद कर लें कि अगर एग्जाम में आ गया LTV, तो LTV स्टैंड फॉर रिलेटिव एड्रेसिंग। रिलेटिव एड्रेसिंग इज अ वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। ये एक इफेक्टिव एड्रेसिंग फाइंड करने का तरीका है। फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू ऑफसेट बेस प्लस करंट एड्रेस, प्लस करंट एड्रेस। चलें, एक्चुअल एड्रेस इज इक्वल टू नेम ऑफसेट, जो मैंने ऊपर बताया, प्लस बेस एड्रेस। बेस एड्रेस गिवन होता है, नेम ऑफसेट गिवन होता है, तो आप क्या निकाल लेते हो, एक्चुअल एड्रेस निकाल लेते हो। ठीक है भाई, तो रिलेटिव एड्रेसिंग की एब्रीविएशन याद हो गया, LTV याद रखें। अगर कभी एग्जाम में सवाल आया ऑफसेट एड्रेस या बेस एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस और बेस एड्रेस किसके अंदर आता है, रिलेटिव एड्रेसिंग पे। चलें, तो भाई जो मैं आपको पढ़ा रहा था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग आर देयर, इधर देखिएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग आर देयर। क्या मैंने आपको एक एक करके 7 एड्रेसिंग पढ़ा दी, डायरेक्ट एड्रेसिंग पढ़ा दी, इनडायरेक्ट पढ़ा दी, एब्सोल्यूट पढ़ा दी, इंडेक्स पढ़ा दिया, इमीडिएट के 2 नाम पढ़ा दिए, रिलेटिव पढ़ा दिया, सिंबॉलिक पढ़ा दिया। ठीक है, और सबकी एब्रीविएशन आपने याद कर लिए। चलें, अच्छा भाई, असेंबली लैंग्वेज की कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हमने 4 नहीं 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को हमने 5 कैटेगरी में या 5 ग्रुप में डिवाइड करा है। उन 5 कैटेगरी को हमने कहा 5 ग्रुप। अच्छा, ग्रुप के अंदर चीज़ें होंगी, ऑब्वियस सी बात है, ग्रुपिंग हुई है। तो ग्रुप नंबर 1 का नाम क्या है, डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। ग्रुप नंबर 2 का नाम अर्थमेटिक ऑपरेशन। ग्रुप नंबर 3 का नाम इनपुट एंड आउटपुट। ग्रुप नंबर 4 का नाम कंडीशनल अनकंडीशनल। ग्रुप नंबर 5 का नाम कंपेयर इंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, तो आपको इन 5 ग्रुप के नाम याद करने हैं। पहले ग्रुप का नाम डेटा कैसे मूव करेगा। नंबर 2 ग्रुप क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन। नंबर 3 इनपुट एंड आउटपुट। नंबर 4 कंडीशनल अनकंडीशनल। नंबर 5 कंपेयर इंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, तो असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को 5 कैटेगरी में या 5 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। 5 कैटेगरी में या 5 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप का नाम है डेटा मूवमेंट, और आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्रुप 1। चलिए, ग्रुप 1 जो आपके पास है वो क्या है, जरा देखें पेज नंबर 48 में। ग्रुप 1 को हमने बोला डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन में LDM आता है, LTD आता है, LDI आता है, LDX आएगा, LDR आएगा, LDR आएगा। मूवमेंट कैसे होती है, वो स्टोर कैसे होता है, और एंड कैसे होता है। ठीक है भाई, अच्छा, हर चीज़ की एब्रीविएशन की आगे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अगर LDM के बाद हैशटैग नंबर आएगा तो लिखा हुआ है लोड द नंबर इनटू एक्यूमुलेटर। अगर LDD के बाद एड्रेस आएगा तो आप कंटेंट उस एड्रेस पे जो है जाके लोड कर दोगे। सिंपल है, आपको ये चीज़ें सवाल में गिवन होती है, लेकिन इस कैटेगरी के ग्रुप का नाम क्या है, डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, LDM हैशटैग N, LDD एड्रेस, LDI एड्रेस, LDX एड्रेस। ठीक है, सारी बातें आगे लिखी हुई हैं, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ लो। LDR का मतलब क्या है, देखें, लोड द इंडेक्स N इनटू द इंडेक्स रजिस्टर। LDR के बाद एक्यूमुलेटर। मूव कैसे होता है, MOF का मतलब है मूव द कंटेंट टू द एक्यूमुलेटर, स्टोर द कंटेंट, और END। ठीक है भाई, चलें, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे नाम किस कैटेगरी के अंदर आए, कैटेगरी या ग्रुप नंबर 1 डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 को हमने कहा अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब ऐड करवाना, एड्रेस को
ऐड करवाना नंबर को, सब्ट्रैक्ट करवाना एड्रेस को, सब्ट्रैक्ट करवाना नंबर को, इंक्रीमेंट करवाना डिक्रीमेंट कराना, इंक्रीमेंट कराना रजिस्टर को, डिक्रीमेंट कराना रजिस्टर को। जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट या इंक्रीमेंट करवाओगे तो ये किस कैटेगरी या किस ग्रुप के अंदर जाएगा? ग्रुप नंबर 2 अर्थमेटिक ऑपरेशन। क्या ये सवाल में गिवन होगा? बिल्कुल गिवन होगा, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सवाल में गिवन होगा। ग्रुप नंबर 3 पे आए असेंबली लैंग्वेज के। ग्रुप नंबर 3 क्या होते हैं? कैसे इनपुट लोगे, कैसे आउटपुट लोगे, दिस इज ग्रुप नंबर 3। इनपुट लेने के लिए ऊप कोड यूज करोगे इन, आउटपुट के लिए यूज करोगे OUT, कॉल आउट। 3 ग्रुप हो गए। चौथा ग्रुप कंडीशनल और अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन। जंप करवाना, अच्छा ये जरा देखिएगा, JMP स्टैंड फॉर जंप करवाना, JMP स्टैंड फॉर जंप करवाना। अच्छा JMP स्टैंड फॉर जंप करवाना, किसी भी अगर एड्रेस पे जंप करवाना होगा तो मैं लिखूंगा JMP और आगे एड्रेस। अगर मेरा आंसर इक्वल आया तो मैंने कहा अगर तुम्हारा आंसर इक्वल आ जाए तो JPE का मतलब क्या है कि कंपैरिजन जो है वो क्या आए बेटा? ट्रू हो जाए। क्या मतलब? अभी आपको बताते हैं, देखें फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 101 पे A सेव है, 101 पे क्या सेव है बेटा? A सेव है। अगर मैं आपसे कहता हूँ 102 इज इक्वल टू 102, ठीक है ना, क्या ये दोनों का आंसर इक्वल आ गया? इक्वल का मतलब ट्रू आ गया। आपने कहा बिल्कुल सर ट्रू आ गया। अगर पुरानी इंस्ट्रक्शन दोनों का आंसर इक्वल आ जाए तो JP यानी कि जंप क्या होता है? E का मतलब इक्वल, E का मतलब इक्वल। अगर पुरानी स्टेप का आंसर बराबर आ जाए तो JPE का मतलब ही क्या होता है? इक्वल आ जाना। अगर इक्वल आएगा तो आप मूव करवा दो 101 पे। अगर 102 के बराबर है, आंसर ट्रू आ गया तो आपने मूव करवा दिया कहाँ पर? 101 पे। लेकिन अगर इसका आंसर बराबर नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर आता है ये 101 इक्वल टू 102, आंसर ट्रू नहीं आया, आंसर क्या आ गया बेटा? फॉल्स आ गया। फॉल्स आने पे JPE वाला पार्ट रन नहीं होगा, फॉल्स आने पे JPE वाला पार्ट रन नहीं होगा। JPE वाला पार्ट हमेशा JP और E का मतलब होता है अगर तुम्हारा आंसर क्या आ जाए बेटा? इक्वल आ जाए। तुम्हारा आंसर क्या हो? अगर तुम्हारा आंसर इक्वल हो, प्रीवियस आंसर अगर तुम्हारा इक्वल हो यानी कि ट्रू हो प्रीवियस आंसर, तभी आप मूव करते हो। अगर फॉल्स होगा तो आप मूव नहीं करोगे, फॉल्स होगा तो आप मूव नहीं करोगे। एक और टर्मिनोलॉजी होती है JPN। JPN का मतलब होता है आंसर तुम्हारा क्या हो बेटा? फॉल्स हो। अगर तुम्हारा आंसर फॉल्स के नेगेटिव हो तो तुम मूव कर जाओ, वरना तुम मूव नहीं करो। दिस इज कॉल्ड JPN। अगर x इक्वल्स टू y आया, ट्रू तो नहीं आया ना, फॉल्स आया, फॉल्स आने पे आपने मूव कर गए, जंप करवा दिया कहीं और, ठीक है। चलिए इधर देखिएगा, अगर JPE का मतलब अगर तुम्हारा आंसर इक्वल आ गया, JPN का मतलब नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पर ट्रू होगा, देखो प्रीवियस कंपैरिजन जो है वो क्या हो बेटा? ट्रू हो। और एन का मतलब कंपैरिजन क्या हो बेटा? फॉल्स हो। एंड का मतलब क्या होता है? चीजों को क्या कर देना? एंड कर देना, ठीक है भाई। चौथा ग्रुप समझ आ गया, कंडीशनल और अनकंडीशनल सेक्शन समझ आ गई। चलें पांचवें ग्रुप पे जा रहे हैं, कंपेयर करना। क्या करना भाई? कंपेयर करना। कंपेयर करने के लिए वर्ड होता है CMP। CMP के आगे आप एड्रेस भी लगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, पढ़ लें। CMP यानी कि कंपेयर करना। CMP के बाद आप न्यूमेरिक नंबर यानी कि #NB लिख सकते हो। एक और होता है CMI। CMI के बाद आप एड्रेस लिख सकते हो। CMI का मतलब क्या होता है? कंटेंट फॉर द स्पेसिफिक एड्रेस, कंपेयर द कंटेंट ऑफ द गिवन एड्रेस विद द एक्यूमुलेटर। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होती है बेसिकली, ठीक है भाई। तो ये 4 ग्रुप मैंने आपको बता दिए। इधर देखो, ये चारों ग्रुप हमने 1 बाय 1 करे। पहले ग्रुप का नाम डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन, सब लिखा हुआ है पेज नंबर 48 पे। ग्रुप 2 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, ग्रुप 3 इनपुट एंड आउटपुट, कंडीशनल अनकंडीशनल, और फिर कंपेयर इंस्ट्रक्शन, ठीक है भाई। पास पेपर में एक सवाल आया, वो सवाल आपकी नोट्स में भी गिवन है, पेज नंबर 51 पे आ जाए बेटा। पेज नंबर 51 पे अगर LDR आ गया तो LDR का मतलब है लोड कर रहे हैं ये। LDR किस में आएगा? जंप में आएगा, अर्थमेटिक में आएगा, या डेटा मूवमेंट में आएगा? आपने कहा सर डेटा मूवमेंट में आएगा।
अगर ADD लिखा हुआ है ऐड का मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन, JPN लिखा हुआ है जंप करना है तो जंप में आएगा, अगर डिक्रीमेंट करना है तो अर्थमेटिक में आएगा। ठीक है भाई। अच्छा, 5 ग्रुप आपके पास होते हैं तो एग्जाम में एक सवाल आया, बताओ प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे ग्रुप होता है, वो कैसे ग्रुप होता है। हमने 5 ग्रुप के नाम लिख दिए सिंपल, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ग्रुप 6, जिसमें से मैंने आपको मोड ऑफ एड्रेसिंग पहले ही पढ़ा दिया था। तो मोड ऑफ एड्रेसिंग अगर आप हटा दें तो क्या ये ग्रुप 1 का नाम ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5 के नाम है? बिल्कुल है। एग्जाम में आया प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन कैन बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और उनके हमने नाम लिख दिया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, जिसमें कहा LDM, हैशटैग का मतलब क्या होता है। इधर देखो, LDM के बाद अगर हैशटैग आ जाए तो समझ जाना ये 300 नंबर है। 300 क्या है बेटा? नंबर। तो डेनरी नंबर 300 इज लोडेड इनटू द रजिस्टर। लेकिन अगर LDM के बाद, इधर देखना, अगर LDM के बाद कोई हैशटैग ना हो, कोई हैशटैग ना हो तो आपके पास ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है बेटा? एड्रेस। इस एड्रेस पे जाओगे और डेटा उठा के लाओगे। तो LDD 300 का मतलब क्या है? कंटेंट ऑफ द एड्रेस 300 आर लोडेड इनटू द रजिस्टर। ठीक है, चलिए। LDM स्टैंड फॉर, आप लोग बताएं मुझे, ये देखिएगा, LDM स्टैंड फॉर, LDM, ये देखेंगे, LDM स्टैंड फॉर इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट का मतलब जो नंबर है वही आंसर है। LDM के अंदर आपके पास जो डेटा स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है? इधर देखें, ये देखें, LDM में जो डेटा स्टोर होगा वो किस में जाएगा? एक्यूमुलेटर में। और कोई एड्रेस नहीं होगा, डायरेक्ट डेटा होगा। LDM में एक्यूमुलेटर में क्या जाएगा? 40 जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर वो कह रहा है 40 एड्रेस पे जाओ, लेकिन LDM है तो यहाँ पर भी तुम्हारे एक्यूमुलेटर में क्या आएगा? 40 आएगा, क्योंकि कोई इमीडिएट के अंदर कोई एड्रेस नहीं होता। चले, तो ये भी आपने सवाल कर लिया बेटा पास पेपर में, पेज नंबर 51 पे। अब आ जाए भाई पेज नंबर 51 पे, एक और सवाल आपको दिख रहा होगा ये। इसमें वो कह रहा है ऐड करना है, बताओ सिंबल में रिप्रेजेंट हो रहा है, एब्सोल्यूट में। जब भी कोई वैल्यू नंबर में आए, नंबर्स का मतलब क्या? क्या ये वैल्यू नंबर में है? जो चीज़ न्यूमेरिक होती है, 90 इज न्यूमेरिक, न्यूमेरिक का मतलब होता है एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट ये रहा, तो ये कहाँ जाएगा इसमें? क्या ये स्टोर करवा रहे? 20 का मतलब न्यूमेरिक, न्यूमेरिक का मतलब एब्सोल्यूट, कंपेयर का मतलब सिंबल करना है, फाउंड का मतलब सिंबल, सिंबल का मतलब सिंबल। ठीक हो गया, कोई मसला तो नहीं। चलिए, ये सवाल हमने आपको दिया है पेज नंबर 51 पे, आराम से सोच के बताएं डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या आएगा। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ABCD और E, ठीक है ना। रिलेटिव एड्रेसिंग में मैंने कहा था ऑफसेट वर्ड आएगा, ऑफसेट आएगा। ऑफसेट कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है ऑफसेट, तो इसको तो पहले ऐसे कर दो। ठीक हो गया, 1 2 3 4 और 5, तो ये तो ऐसे चलेगा ऑफसेट। ठीक हो गया। और आप लोग बताएंगे इमीडिएट अच्छा, डायरेक्ट एड्रेसिंग में एड्रेस पे जाते हो, डेटा उठा के लाते हो, आप लोग बताएं। तो डायरेक्ट का जवाब कहाँ दिख रहा है? आराम से सोचें। द ऑपरेंड इज द एड्रेस, ऑपरेंड इज द एड्रेस ऑफ द वैल्यू। एड्रेस है तो ये डायरेक्ट हो गया। इमीडिएट के अंदर ऑपरेंड जो होता है ना वो डायरेक्टली आंसर होता है, तो इमीडिएट के अंदर देखो ऑपरेंड जो है वो डायरेक्टली आंसर होता है। बताओ, द ऑपरेंड इज द वैल्यू टू बी यूज ना, तो ये इधर आ गया। ठीक है, इंडेक्स वर्ड आ गया, तो इंडेक्स रजिस्टर कहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ। इंडेक्स रजिस्टर इंडेक्स एड्रेसिंग में ही आता है। ठीक है ना। इनडायरेक्ट में आपके पास 2 तरीके के एड्रेस होंगे। कहाँ कहाँ है भाई इनडायरेक्ट वाला, जरा बताओ। ये रहा, द ऑपरेंड इज द एड्रेस फॉर द एड्रेस, 2 दफा एड्रेस आ गया, तो ये कहाँ आ गया? इनडायरेक्ट आ गया। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, यही सब बातें जो आपको मैंने पहले बताई थी वो सब लिखी हुई हैं, आप लोग आराम से ज़रा नज़र डाल लें। सम प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन पे ये कहाँ लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ।
पेज नंबर 52 पे। इसको टाइम लगाएं, आराम से पढ़ें, एक एक चीज़, सब चीज़ें सवाल में गिवन होती हैं। आपको कैटेगरी वाइज मैंने बताया था, LDD क्या होता है, LDI क्या होता है, LDX क्या होता है, LDR क्या होता है, मूवमेंट कैसे होती है, स्टोर कैसे होता है, ADD का मतलब, ठीक है ना, सबट्रैक, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, जंप, कंपेयर, CMI, JPE, ये सब डिटेल में पढ़ लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब ये सवाल आपको असाइनमेंट नंबर 10 थोड़ा आपको शुरू करना है बेटा। असाइनमेंट नंबर 10 पे जब आप आएंगे यहाँ तक देखने के बाद, तो असाइनमेंट नंबर 10 पे आपको ये कौन सा पेज है, पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 पे ये सवाल दिया हुआ है, LDM 300 का क्या मतलब है। तो मैंने कहा था डेनरी नंबर, हैशटैग आ गया ना, हैशटैग का मतलब डायरेक्ट डेनरी नंबर, द डेनरी नंबर 300 इज लोडेड इनटू द रजिस्टर। लेकिन अगर LDD 300 लिखा हुआ है तो मैंने कहा द कंटेंट ऑन द एड्रेस ऑफ द 300 आर लोडेड इनटू द रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद वही वाली बातें आ गई कि भाई जंप कर रहे हैं तो जंप इंस्ट्रक्शन, ऐड कर रहे हैं तो अर्थमेटिक, डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो अर्थमेटिक, LDR तो इंडेक्स रजिस्टर का मतलब डेटा मूव कर रहा है। ठीक है भाई, चलो अब असाइनमेंट नंबर 10 के ना कुछ और सवाल भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप सॉल्व भी करते जाए मेरे साथ साथ और फिर देखते जाए। ठीक है, चलें भाई, आपके पास एक और सवाल दिया हुआ है, ये कौन सा पेज नंबर है मैं बता देता हूँ। असाइनमेंट नंबर 10 का पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 पे उसने आपसे कहा भाई डायरेक्ट एड्रेसिंग के बारे में बता दें। ठीक है ना, तो आइए, आपने डायरेक्ट एड्रेसिंग के बारे में कहा कि भाई ऑपरेंड जो है वो एड्रेस है वेयर द डेटा इज स्टोर, है ना भाई, ऑपरेंड इज द एड्रेस वेयर द डेटा इज स्टोर। इनडायरेक्ट में आपने लिखा ऑपरेंड इज द एड्रेस दैट एड्रेस होल्ड अनदर एड्रेस, है ना भाई, एक जगह होगा वो दूसरी जगह पे जाएगा। एक ऑपरेंड के अंदर एड्रेस है और उस एड्रेस के अंदर एक और एड्रेस पे जहाँ पे डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक होगी। डायरेक्ट एड्रेसिंग के बारे में कहा तो 20 इज द एड्रेस ऑफ द डेटा डायरेक्ट एड्रेसिंग में। इनडायरेक्ट में 20 इज द एड्रेस विच होल्ड्स द एड्रेस वेयर द डेटा इज स्टोर। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको एग्जैक्ट वर्डिंग मिल गई पेज नंबर 56 असाइनमेंट नंबर 10 की। नाउ वी आर मूविंग पेज नंबर 57 असाइनमेंट नंबर 10। पेज नंबर 57 पे आपके पास यही सब लिखा हुआ है। उसने आपसे कहा एब्सोल्यूट क्या होता है, आपने बता दिया एब्सोल्यूट जो है वो ये है और ये क्या है, एब्सोल्यूट है, और ये क्या सिंबॉलिक है। ये आपको उसने वैल्यू दी जनरल पर्पस रजिस्टर की, इसको डेनरी में कन्वर्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 का सवाल है, कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं इसके अंदर, आपको बड़ा आसान है। आपने कहा सर इसको जब आप कन्वर्ट करते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 से 0 वाले कट हो गए तो टोटल आंसर तुम्हारा ऐड होने के बाद क्या आ गया, 186। जब आप इसको 4 4 के पेयर में करोगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 2 4 8 आंसर क्या आया, ए आंसर आ गया, यहाँ से आंसर क्या आ गया, बी आंसर आ गया। ठीक हो गया, आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, इसी के नीचे उसने कहा एब्सोल्यूट एड्रेसिंग और सिंबॉलिक एड्रेसिंग की डेफिनेशन बताओ, पेज नंबर 57 पे। तो आपने बताई, क्या बताई 57 पे, ज़रा देखो कि भाई एब्सोल्यूट एड्रेसिंग जो होता है, ऑपरेंड इज द न्यूमेरिक एड्रेस। अभी पढ़ाया, बहुत मरतबा पढ़ाया, ऑपरेंड जो है वो क्या है बेटा, न्यूमेरिक एड्रेस है। सिंबॉलिक एड्रेसिंग में जो ऑपरेंड है वो क्या है, वर्ड और सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है मेमोरी लोकेशन को। बहुत आसान है, लंबी नहीं कर रहा मैं, आगे चलो। चलें जी, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग के बारे में और सिंबॉलिक एड्रेसिंग के बारे में बताएं। सिंबॉलिक एड्रेसिंग में उसने कहा ऐड की इंस्ट्रक्शन लिखनी है, तो ऐड के आगे तुमने सिंबल यानी कि कोई भी नंबर लिख दिया, और सिंबॉलिक में तुमने क्या लिखा, एब्सोल्यूट में तुमने नंबर लिख दिया, सिंबॉलिक में तुमने ऐड करके कोई भी सिंबल लिख दिया। ठीक है ना, आसान है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जब आती है एब्सोल्यूट हो जाती है, और जब सिंबल आता है तो वो क्या हो जाता है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। उसने कहा इंडेक्स एड्रेसिंग का फॉर्मूला बताओ। ठीक है ना, मैंने अंग्रेजी के बजाय आसान शॉर्ट फॉर्म में बताया कि भाई आप इंडेक्स एड्रेसिंग में एक एड्रेस फाइंड करते हो जिसमें ऑपरेंड को ऐड करते हो कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर, मोस्टली वी कन्वर्ट दिस कंटेंट इनटू डेनरी। ठीक है भाई,
है ना। इमीडिएट का मतलब है द ऑपरेंड कोई एड्रेस नहीं है, ऑपरेंड जो है वो एक्चुअल वैल्यू है, ऑपरेंड जो है वो एक्चुअल वैल्यू है। इंडेक्स एड्रेसिंग के लिए एब्रीविएशन LDX आगे लिख लिया 20। इमीडिएट के लिए LDD और LDR भी होता है, LDD तो डायरेक्टली होता है, मैंने कहा इमीडिएट के लिए हमने ADD करके #20 कर दिया। ठीक है भाई, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको फिल कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग सब मेरे साथ होंगे। पेज नंबर 58 पे आ जाएं। 58 हो गया, पेज नंबर 59 कितनी मरतबा कराएंगे हम ये सब। अच्छा भाई, पेज नंबर 59 पे ये रिलेटिव ये वाली देख लें बेटा, ये पास पेपर में सवाल आया, वो सवाल देखें। उसने कहा बेस एड्रेस ऑफसेट आ गया। जब भी बेस एड्रेस के ऑफसेट आ जाए समझ जाना रिलेटिव की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? रिलेटिव की। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है? द कंटेंट ऑफ द एड्रेस हेल्ड द गिवन रजिस्टर, ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, कैसे? द कंटेंट ऑफ द एड्रेस हेल्ड द गिवन एड्रेस। देख रहे हो, एक कंटेंट है एड्रेस का जो कि दूसरे कंटेंट ऑफ एड्रेस को रख रहा है, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। सही। एक कंटेंट है जो कि एक एड्रेस पे है, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट होगा। इंडेक्स में इंडेक्स रजिस्टर आता है। इधर देखो, इस सवाल के अंदर वो कह रहा है लोड द एड्रेस फ्रॉम द गिवन रजिस्टर प्लस द कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर। जब कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर है तो क्या आएगा? इंडेक्स एड्रेसिंग। इमीडिएट के अंदर लोड द एक्चुअल वैल्यू डायरेक्टली, तो ये क्या हो गया? इमीडिएट। बहुत आसान है ना। चलिए, अच्छा पेज नंबर 60 और 61 में आपको इस क्लास के बात करवाऊंगा। पेज नंबर 60 और 61 एक लॉन्ग प्रोसीजर है, इसके बाद करवाऊंगा। अभी मैं 62 और 63 करवा रहा हूँ। नाउ ओपन पेज नंबर 62। आ जाए, ये देखिएगा पेज नंबर 62 ज़रा ओपन करिए। ये दिख रहा है आपको? चलिए, पेज नंबर 62 पे कुछ भी नहीं है। एक्यूमुलेटर में कौन सी वैल्यू आएगी? आपके पास सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ज़रा मैं बता देता हूँ। लिखा हुआ है, ये आपके पास नज़र नहीं आ रहा, पेज नंबर 62 पे लिखा हुआ है LDD 105। तो 105 पे जाएं, डायरेक्ट एड्रेसिंग है ना, डायरेक्ट एड्रेसिंग पे जाओ, डेटा उठा के ले आओ। तो डेटा उठा के जब लाए एक्यूमुलेटर में तो क्या आ गया? 0001 0001। सिंपल है ना भाई, कोई मसला नहीं। अच्छा, पार्ट बी पे आ जाते हैं। पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए उसने आपसे कहा LDX यानी कि इंडेक्स एड्रेसिंग। इंडेक्स रजिस्टर कहाँ है तुम्हारा भाई? इंडेक्स रजिस्टर ये दिया हुआ। इंडेक्स रजिस्टर की बाइनरी वैल्यू को जब टेनरी में कन्वर्ट करा तो आंसर आ गया 3। क्या आंसर आ गया? 3 आ गया। ठीक हो गया, ये तुम्हारा 3 आंसर आ गया। याद रखना इंडेक्स रजिस्टर 3 है। तो यहाँ पर मैंने कहा भाई 101, तो 101 को जब तुमने 3 इंडेक्स रजिस्टर में ऐड किया, आंसर क्या आ गया? 104। तो 104 एक एड्रेस आ गया, आप उस एड्रेस पे गए। 104 पे जब तुम गए तो आंसर क्या है? 0101 1100। ये चीज़ उठा के एक्यूमुलेटर में लिखो। क्या? 0101 1101। ठीक है भाई, कोई मसला तो है ही नहीं। दोबारा दिखा रहा हूँ, देख लें आराम से। 101 लिखा हुआ है। इंडेक्स रजिस्टर की टेनरी वैल्यू कितनी आ गई? 3। कितना आ गया? 3। तो टोटल एड्रेस क्या बन गया? 104। आप 104 पे चले गए, 104 पे गए तो ये तुम्हारा एड्रेस है, ये तुम्हारा आंसर है। एक्यूमुलेटर में उठा के लिख दिया। ठीक है ना। इंडेक्स रजिस्टर में ऐड होती है वैल्यू, ऐड कर दिया आपने। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। ठीक हो गया। चलिए, अब आपको करना क्या है ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा भाई, आपको एक सवाल दे रहे हैं नीचे पार्ट सी के अंदर। वो कह रहा है LDD 507 इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि +1 कर दो, स्टोर कर दो 509 पे। LDD 508 इंक्रीमेंट कर दो, +1 स्टोर कर दो 510 पे, और प्रोग्राम को एंड कर दो। और प्रोग्राम को क्या कर दो? एंड कर दो। तो ये चीज़ पूरी एक पार्ट दी। आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लें। उसके बाद 507 पे क्या पड़ा हुआ है ज़रा बताओ? 22 वैल्यू। 508 पे 508 पे 170, 509 पे 0 और 510 पे 0। तो आपका प्रोग्राम कोड ऊपर तक है, नीचे वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ तक ये तुम्हारा प्रोग्राम कोड है, उसके नीचे ये क्या है? तुम्हारी वैल्यूज। ठीक है ना। चलो लोड कर दो 507 पे। 507 पे क्या है ज़रा बताओ? 22। तो इस 22 को उठाया, इधर देखो। ठीक है, और एक्यूमुलेटर में क्या लिखा? 507। क्या लिखा? 507। क्या लिखा आपने? 507। यहाँ तक कोई मसला है?
तो आपके पास इधर देखिएगा, आपके पास यहाँ पर ये पेज नंबर कहाँ पे दिया हुआ है बेटा, 63 पे। पेज नंबर 63 पे मैंने आपको बताया कि जब आप लोड करोगे 507 को, तो 507 को जब मैंने लोड करा, 507 में क्या पड़ा हुआ है 22, तो 22 किस में लोड हो गया बेटा, एक्यूमुलेटर में। आपने एक्यूमुलेटर में क्या लिखा, 22 लिख लिया। अच्छा, उसके बाद इंक्रीमेंट कर दें। अब ये इंक्रीमेंट वाला जो पार्ट है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी। जब आपने 22 के अंदर +1 करा तो इंक्रीमेंट करके कितना बन गया, 23। अब इस 23 को स्टोर करवा दो 509 पे, स्टोर 509, ये 507 है, ये 508 है, ये 509 है। इस 23 को 509 में स्टोर कर दिया, कमेंट भी लिखा हुआ है स्टोर 509, ठीक है ना। ये वाली लाइन भी हो गई, ये वाली लाइन भी हो गई और ये लाइन भी हो गई, ठीक हो गया। अब आप लोड करने जा रहे हैं 508, तो जब आपने लोड करा 508 में क्या है 170, ये 170 देख रहे हो 508 में आ गया, है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, दिख रहा है आपको ये वाला, आप क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जब आप इंक्रीमेंट करेंगे, ऊपर है 170, तो यहाँ क्या आ गया 171, ठीक है। उसके बाद ये 171 आपको क्या करना था, स्टोर करना था 510 पे, तो ये 171 आपने स्टोर कर दिया 510 वाले 170 में यहाँ पर। उसके बाद प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया, प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ आया होगा। आराम से सुकून से इसको करेंगे तो समझ आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पेज नंबर 65 भी आपको खुद करना है। ये देखिए, एक और सवाल आपको दिखा, ये आपको कौन से पेज पे दिया हुआ है, पता नहीं कौन सा, ये है पेज नंबर 64 पे। यहाँ पर वर्ड आएगा मैक्रो, कंपेयर कर लें। यहाँ पर डायरेक्टिव पहले भी कराया। यहाँ पर वो कह रहा है प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट कैन बी ग्रुप। भाई ग्रुप के नाम तो बहुत सारे थे, कोई भी एक ग्रुप का नाम लिख दीजिएगा, कोई भी एक ग्रुप का नाम लिख दें। मोड ऑफ एड्रेसिंग, जंप इंस्ट्रक्शन, कंपेयर करना, डेटा को मूव करना, कोई भी एक वर्ड आ सकता है। चलें, LDM 300 का मतलब क्या है, ये आपको 1000 मरतबा मैंने कराया है। आराम से सुकून से कर लें, ये भी सुकून से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा असेंबली लैंग्वेज का पूरा टॉपिक। आई एम आकिब खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम पेपर 1 असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। आपका होमवर्क है असाइनमेंट नंबर 10 के जितने सवाल इस तरह करें। 2 मेन इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, अगली क्लास में करवाऊँगा। और वो दो सवाल हैं पेज नंबर 61 और 60, और दूसरा है पेज नंबर 67 और 66। ये 2 सवाल मैं आपको करवाता हूँ इस क्लास के बाद। 68 और 69 आपको खुद करना है। 70 और 71, 68, 69, 70 और 71, ये आपका बेटा होमवर्क है, आपको अभी मुझे करके देना है। ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।